नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूरज सर मैथ वर्ल्ड एकेडमी में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के हम मेनी प्रॉपर्टी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश देखिए, प्रकाश यह एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। ठीक है, जब यह हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है तो रेटिना पर क्या करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ये शब्द बिल्कुल याद रखिएगा। जब यह हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है तो हमारे रेटिना पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात इससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, अब ऐसी बात नहीं है कि हर एक प्रकाश की उपस्थिति में हमारी आंखें जो है किसी भी वस्तु को देख सकती हैं। ठीक है, तो जो मनुष्य की आंखें होती हैं वो केवल 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक के प्रकाश की उपस्थिति में ही वस्तुओं को क्या करती है, देख सकती है। ठीक है, तो जो मनुष्य होता है केवल 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही वस्तुओं को क्या करता है, देख सकता है, और कोई प्रकाश की उपस्थिति में नहीं देख सकता। वो मनुष्य केवल 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक के तरंगदैर्घ्य के उपस्थिति में ही किसी वस्तु को देख पाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के गुण के बारे में अब हम अध्ययन करने चलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश की प्रॉपर्टी यह है कि प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, यानी प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंग इसलिए कहा गया है क्योंकि जो प्रकाश होता है, देखिए, जो प्रकाश होता है वो सूर्य से जो आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक आती हैं, और पृथ्वी तक आने में प्रकाश के मार्ग में बहुत सारे माध्यम होते हैं। प्रकाश के मार्ग में बहुत सारे माध्यम पड़ते हैं, और प्रकाश जो होता है सभी माध्यमों में गति करते हुए आता है, और कहीं कहीं पे बीच बीच में प्रकाश को निर्वात का माध्यम से भी गुजरना पड़ा। जैसे कि अंतरिक्ष में, वहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता, अंतरिक्ष में क्या होता है, निर्वात होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको संचरण करने के लिए या जिसको गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, और जो प्रकाश होता है उसको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, किसी भी माध्यम में गति कर सकता है, इसलिए प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहा जाता है। ठीक है, तथा जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, अर्थात ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, अर्थात ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है तथा इसकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, अर्थात ट्रांसवर्स होती है। ये कई कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछ लेता है कि प्रकाश एक कैसा तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अब प्रकाश की जो दूसरी प्रॉपर्टी है यह है कि जो प्रकाश होता है वो सदैव सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, यही कारण है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, और यही कारण है कि प्रकाश के मार्ग में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाती है, प्रकाश के मार्ग में अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थात कोई वस्तु अगर रख दी जाती है तो उस वस्तु का क्या बन जाता है, शैडो बन जाता है, अर्थात इस वस्तु का क्या बन जाता है, छाया बन जाता है। देखिए यहाँ पे लाइट रे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वस्तु रखा है, वस्तु के अंदर प्रकाश क्या करता है, नहीं, इस वस्तु को प्रकाश पार नहीं कर पाता है। इसलिए जितना एरिया में प्रकाश इस ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर पाता है, उतने एरिया का जस्ट इसके पीछे क्या प्रतिबिंब बन जाता है। बाकी जो इधर का एरिया बचता है और इधर का एरिया बचता है, उधर से प्रकाश क्या होता है, गति कर लेता है, इसलिए इधर नहीं बनता है, और इस वस्तु का छाया जो है जस्ट इसके पीछे बन जाता है। अर्थात प्रकाश किसी वस्तु को प्रकाश जो है किसी वस्तु को अगर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, अर्थात वह वस्तु पारदर्शी न हो, अपारदर्शी अगर वस्तु हो, तो उस वस्तु का क्या बनता है, छाया बन जाता है। यह छाया किस कारण बनता है, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गति कर रहा है। यही कारण है कि प्रकाश के मार्ग में अगर कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसकी छाया बन जाती है। ठीक है, प्रकाश जो है सरल रेखा में गति इसलिए करता है क्योंकि देखिए प्रकाश की जो वेलोसिटी होती है, जो प्रकाश की चाल होती है,
वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, अर्थात प्रकाश की जो चाल है वह सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसलिए प्रकाश का किसी भी माध्यम पर असर नहीं पड़ता है, उसके वेलोसिटी पर असर नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश है उसका जो डिफ्रैक्शन है वो लगभग निग्जिबल माना जाता है। ठीक है, उसका लगभग जो है निग्जिबल माना जाता है, मतलब कि सॉरी प्रकाश के वेलोसिटी पर माध्यम का असर पड़ता है, बस उसके मार्ग पर कोई असर नहीं पड़ता। वो सरल रेखा में जा रही है तो वो सरल रेखा में ही गति करती है। ठीक है, अब देखिए, अब प्रकाश की जो तीसरी प्रकृति है वो यह है कि जो प्रकाश होता है वो फोटानों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और जो एक फोटान की जो एनर्जी होती है वो E = hν होती है, जहाँ पर जो h है क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और जो प्लैंक कांस्टेंट का जो मान होता है वो 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, और जहाँ पे ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, अर्थात प्रकाश की क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, अब फोटान किससे कहते हैं? ठीक है, तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि प्रकाश एक क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, तो प्रकाश में ऊर्जा कहाँ से आती है? तो जो प्रकाश में जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? वो इन्हीं फोटानों से आती है, क्योंकि जो फोटान की जो एनर्जी होती है E = hν होती है, और यही फोटान जो है प्रकाश में क्या होता है, निहित होता है, और यही फोटान प्रकाश में निहित होता है, अर्थात जो प्रकाश वो फोटानों से मिलकर के ही बना होता है। अर्थात एक फोटान की जो एनर्जी होती है वो hν होती है, तो प्रकाश में बहुत सारे ऐसे फोटान हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, E = hν होती है, तो प्रकाश में एनर्जी बहुत अधिक हो गई। ठीक है, तो प्रकाश में जो ऊर्जा है वो इन्हीं फोटानों से आती है। ठीक है, अब इन फोटानों के अंदर E = hν एनर्जी कहाँ से आती है? ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो प्रकाश हमारा आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में आ रहा है, फोटानों के रूप में आ रहा है। तो ये जो फोटान है, फोटान क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो फोटानों की गति के कारण फोटान की एक क्या है, गतिज ऊर्जा होगी कि नहीं? फोटान की गतिज ऊर्जा होगी, और फोटान की गति जो कितनी होगी, ½ mv² होगी। ठीक है, तो फोटान की जो गतिज ऊर्जा होती है वही यहाँ पे E = hν में कन्वर्ट हो जाती है, वही इसके अंदर यही एनर्जी फोटान के अंदर होती है। ठीक है, तो प्रकाश में एनर्जी कहाँ से आती है, फोटान से आती है। ठीक है, फोटान के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, फोटान की जो गतिज ऊर्जा होती है वही उसकी क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, अब जो प्रकाश की जो चौथी प्रॉपर्टी वो यह है कि निर्वात या हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, लेकिन जो एक्चुअल में जो रियली में जो चाल होती है, जो ज्ञात किया गया था वह 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, लेकिन हम इस चाल को लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में याद रखिएगा जो प्रकाश की चाल वो इतनी होती है, लेकिन इसको नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहा जाता है। ठीक है, और जो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे पहले किसने प्रकाश की चाल की गणना की थी? तो प्रकाश की जो चाल की सबसे पहले कौन ज्ञात किया था? ये रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर ज्ञात किया था। ठीक है, तो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था? तो ये रोमर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह द्वैतीय प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश के अंदर कणीय प्रकृति भी होती है और प्रकाश के अंदर तरंग की प्रकृति भी पाई जाती है। ठीक है, तो प्रकाश की जो कणीय प्रकृति की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने सबसे पहले प्रकाश के कणीय प्रकृति की खोज की थी, और प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में सबसे पहले हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में खोज किया था। ठीक है, और प्रकाश की जो पांचवी गुण यह है कि प्रकाश में विभिन्न प्रकार के भौतिक घटनाएं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्राम्पटन प्रभाव इत्यादि भौतिक घटनाएं प्रकाश के अंदर घटित होती हैं। ठीक है, और इन सब के बारे में आपको
गहन अध्ययन इंटर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो क्रॉम्पटन प्रभाव में ये आपको बीएससी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसी सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव है, यह कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी धातु के प्लेट पर गिरती है तो जब प्रकाश किसी धातु के प्लेट पर गिरती है तो धातु में से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। यही आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, ठीक है। और प्रकाश का जो परावर्तन होता है यह कहता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह से जब टकराती है तो वह क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और जो अपवर्तन है यह बताता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और जो विवर्तन होता है यह प्रकाश का किसी तीक्ष्ण पॉइंट से मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा के एक बात और जान लीजिए, ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं क्या उनमें ध्रुवण की घटनाएं होती हैं ध्वनि तरंगों में? तो जी नहीं, जो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ठीक है। और जो प्रकाश और जो ध्रुवण होता है, जो ध्रुवण की घटना होती है, वह किसी भी तरंग के अनुप्रस्थ प्रकृति के बारे में क्या करती है, पुष्टि करती है। वह अनुप्रस्थ होने की क्या करती है, व्याख्या करती है, ठीक है। तो कोई भी तरंग अनुप्रस्थ है वह ध्रुवण की घटना क्या करते हैं, इस बात को सिद्ध कर देती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, ठीक है। और जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ठीक है। इसलिए ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटनाएं क्या होती हैं, नहीं होती। ध्रुवण की घटनाएं केवल अनुप्रस्थ प्रकृति के तरंगों में होती है, ठीक है। जबकि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और एक बात और कि जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है और जो प्रकाश का क्रॉम्पटन प्रभाव है यह प्रकाश के कण प्रकृति के बारे में बताती है, ठीक है। बाकी ये जो सारी घटनाएं परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारी जो घटनाएं यह प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में प्रकाश के तरंग की पुष्टि करती हैं, ठीक। बाकी ये जो घटनाएं ये प्रकाश के कण प्रकृति के बारे में बताती हैं। अब देखिए हम आपको एक नोट इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं कि क्या हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या कोई पार्टिकल ऐसा हो सकता है जिसकी वेलोसिटी जो है प्रकाश की चाल से अधिक हो सके, या किसी भी कण की जो चाल है प्रकाश की चाल से अधिक होती है या नहीं होती है। तो देखिए हम आपको इसका प्रूफिंग देने जा रहे हैं, ठीक है। एक फार्मूला होता है m=m0 m या m0 का ही है, ठीक है। m=m0 अपान √1 - v²/c² होता है, जहाँ जो m है यह मास ऑफ पार्टिकल इन मूविंग पोजीशन, अर्थात यह उस कण की द्रव्यमान है किस अवस्था में, गति। जब वह कण गति करेगा तब उसकी गति का अवस्था में उसकी द्रव्यमान क्या होगी, यह स्मॉल m है, ठीक है। जो ये m0 है यह मास ऑफ पार्टिकल इन रेस्ट पोजीशन, अर्थात जब वह कण विरामावस्था में रहेगा तब उसकी क्या है, यह द्रव्यमान है, ठीक है। जो v है यह स्पीड ऑफ क्या पार्टिकल, अर्थात उस कण की क्या है, चाल है, ठीक। और जो c है यह प्रकाश की चाल है, ठीक है। और यदि हम उस वस्तु की जो चाल है प्रकाश की चाल के बराबर मान लीजिए, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि कोई कण है जिसकी चाल है जो है प्रकाश की चाल की इतना बराबर हो गई है, ठीक है। तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करें तो वहाँ पे v की जगह पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो v की जगह पे अगर हम यहाँ पे c रख देंगे तो m=m0 अपान √1 - c²/c² होगा, ठीक है। और c से c कट जाएगा, c² कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा, अर्थात m0 अपान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का अगर हम यहाँ पे पक्षांतर कर दें तो m0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। m0 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ m0 क्या था, हमारा उस पार्टिकल का रेस्ट पोजीशन में क्या था, मास था। तो आप जानते हैं कि कोई भी छोटा से छोटा कण क्यों ना हो, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान क्या होता है, अवश्य होता है, ठीक है। अर्थात रेस्ट पोजीशन में द्रव्यमान 0 हो जाएगा जो कि कभी संभव नहीं है, ठीक है।
यम नॉट क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कण का जो द्रव्यमान है, रेस्ट पोजीशन में जो द्रव्यमान है वो जीरो हो सकता है। आप ही सोचिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतने छोटे कण हैं तब भी उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, अल्प ही होता है लेकिन होता जरूर है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है जिसका जो द्रव्यमान हो वह शून्य हो, ठीक है। तो जरा सोचिए, अगर यम नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, तो किसी भी कण की जो चाल है प्रकाश के चाल के बराबर कैसे हो सकती है? क्योंकि जब यह शर्त होगा तभी यम नॉट जीरो हो जाएगा, तभी यह यम नॉट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अर्थात उसका द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। जरा सोचिए, जब इसका द्रव्यमान ही शून्य नहीं है, जब किसी भी कण का द्रव्यमान जब शून्य नहीं होगा तो उसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर कैसे हो जाएगी? सोचिए। इसलिए किसी भी वस्तु की या कण की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर कभी नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि अगर किसी कण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो जाएगी तो उस कण का जो द्रव्यमान होगा वो शून्य हो जाएगा, जो कि कभी संभव नहीं है, ठीक है। अब रही बात फोटान की, तो फोटान की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, प्रकाश की चाल के बराबर ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटान का जो विराम द्रव्यमान होगा, जो रेस्ट पोजीशन में जो द्रव्यमान होगा वह शून्य होगा। और यह सही बात भी है कि जो फोटान का जो द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, इसलिए फोटान की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए एक बात और, आप लोगों को टीचर लोग बता देते हैं कि जो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमारी आंखों पर उल्टा बनता है उस वस्तु का प्रतिबिंब। लेकिन जो हमारा दिमाग होता है, ठीक है, वह उस वस्तु को क्या करता है, सीधा समझता है, ठीक है। अब बात, लेकिन ये लोग टीचर नहीं बता पाते हैं कि जो हमारा जो दिमाग है उस वस्तु को सीधा समझता है, यह हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा उस प्रतिबिंब को सीधा समझने का काम करता है, ठीक है। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रतिबिंब को सीधा बताता है, ठीक है, या उस प्रतिबिंब को सीधा समझता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। तो हमारे मस्तिष्क का जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना नामक ये जो भाग होता है, यही जो है हमारी आंखों पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा समझता है, ठीक है। और यही हमको ये सूचना देता है, ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। और हमारी आंखों पर बने प्रतिबिंब की सूचना जो हमारी आंख की जो प्रकाश सिराएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क को देती हैं, और हमारे मस्तिष्क का जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना नामक जो भाग होता है यही उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा समझने का काम करता है, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, कि कोई भी जो वस्तु होता है वो हमें सफ़ेद और काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए, जो प्रकाश होता है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कौन कौन से, विबग्योर होते हैं, ठीक है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर, ठीक है। बी से वायलेट होता है, ई से इंडिगो होता है, बी से ब्लू होता है, जी से ग्रीन होता है, वाई से येलो होता है, और ओ से ऑरेंज कलर होता है, और आर से क्या होता है, रेड कलर का होता है। ये हमारे 7 कलर जो है प्रकाश में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो अगर जो प्रकाश होता है, प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे वस्तु पर पड़ रहा हो जब प्रकाश जो किसी ऐसे वस्तु पर पड़ रहा हो कि इस वस्तु का जो पदार्थ, जो मटेरियल, इस मटेरियल का गुण यह है कि यह आने वाली प्रकाश किरणों को अगर पूरी तरीके से आने वाली प्रकाश किरणों को अगर पूरी तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता है, मतलब ये जो 7 रंग आ रहे हैं, इन 7 रंगों में से अगर किसी भी रंग को यह अवशोषित नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है, तो यह वस्तु क्या करता है, यह 7 रंग वाले प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर, 7 रंग वाली प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर। और जब यह 7 रंग वाली प्रकाशें जब मिलती हैं आपस में तो श्वेत प्रकाश बनाती हैं, ठीक है। और वही श्वेत प्रकाश हमको हमारी आंखों पे क्या होता है, हमारी आंखों पर वही श्वेत प्रकाश हमको क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए कोई भी वस्तु जो है हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उस वस्तु का गुण यह है कि वह प्रकाश में जो 7 रंग है उनमें से किसी को भी अवशोषित नहीं कर पाता है, ठीक है।
और इसलिए वह सातों रंगों को क्या करता है, हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट कर देता है, अर्थात परावर्तित कर देता है। इसलिए यह वस्तु हमको सफ़ेद दिखाई देगी। ठीक है। और एक हम ऐसा वस्तु लेते हैं कि यह वस्तु जो है इस ऐसे मटेरियल का बना हुआ है, ऐसे पदार्थ का बना हुआ है कि इस वस्तु पर जो भी प्रकाश किरणें आ रही हैं, यह क्या कर रहा है, उसको अवशोषित कर ले रहा है। सभी प्रकाश, सातों रंगों के प्रकाश को यह क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो जरा सोचिए, अर्थात इनमें से किसी भी रंग के प्रकाश को यह क्या कर रहा है, परावर्तित नहीं कर रहा है। किसी भी रंग के प्रकाश को यह परावर्तित नहीं कर रहा है। और जब किसी भी प्रकाश को जब यह परावर्तित नहीं करेगा तो हमारी आंखों पर कोई प्रकाश जाएगा नहीं जाएगा। तो यह वस्तु हमको कैसी दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई देगी। ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए कि कोई वस्तु हमको सफ़ेद इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वह जो वस्तु है वह सारे रंग के प्रकाश को क्या कर दिए, रिफ्लेक्ट कर दिए, परावर्तित कर दिए। इसलिए वह वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देगी। ठीक है। अब कोई भी वस्तु हमको काला इसलिए दिखाई देगा क्योंकि वह जो वस्तु है वह सारे प्रकाश, सातों रंग के प्रकाश किरणों को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। इसलिए यह वस्तु हमको कैसा दिखाई देगा, काली दिखाई देगा। ठीक है। अब बात ये आती है कि कोई भी वस्तु हमको कैसे दिखाई देती है। आप देखते होंगे कोई वस्तु क्या होता है, रेड होता है, कोई नीला होता है, कोई पीला होता है, कोई ब्लू होता है, कोई भूरा होता है। ठीक है। तो ऐसे कई रंगों की क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं। ठीक है। तो हमको विभिन्न रंगों की वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, वह हमारी आंख कैसे उसको देखता है। तो देखिए, कोई भी जो वस्तु होता है, ठीक है, अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये हमको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये रेड कलर का हमको दिखाई दे रहा है, यह वस्तु हमको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी आंखों पर लाल रंग की प्रकाश किरणें आ रही हैं, इसलिए यह वस्तु हमको कैसा दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो हमारी आंखों पर लाल रंग की प्रकाश किरणें आ रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो वस्तु है इस प्रकाश में से सातों रंग के प्रकाश में से 6 रंग को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। लेकिन जो लाल रंग का प्रकाश था उसको अवशोषित नहीं कर पाया। इसलिए इस वस्तु ने क्या किया, लाल रंग वाले प्रकाश को हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट कर दिया, हमारी आंखों पर परावर्तित कर दिया। और इसलिए यह लाल रंग वाली प्रकाश किरणों के कारण ही यह वस्तु हमको लाल दिखाई देगी। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई नीले रंग का अगर वस्तु हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंखों पर नीला प्रकाश आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो वस्तु है वह नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाया। बाकी जो नीले रंग को छोड़ करके बाकी जो 6 कलर हैं उनको अवशोषित कर लिया है। ठीक है। इसलिए जब नीला वाला नहीं अवशोषित कर पाया, इसलिए नीला वाला हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसलिए यह वस्तु हमको नीला दिखाई दे रही है। ठीक है। तो यह बात समझ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, हाँ, हमारा क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनर लोग बोर्ड एग्जाम में पूछ देते हैं कि या कई कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता है कि अगर कोई लाल गेंद है और उसको हम नीले रंग के प्रकाश के उपस्थिति में ले जाएं, ठीक है, मतलब कोई लाल कलर का गेंद है और हम उसको किसी ऐसे कमरे में ले जा रहे हैं जहाँ पे केवल और केवल नीला रंग का प्रकाश हो, तो वह जो गेंद होगी वह कैसी दिखाई देगी। तो हमारा उत्तर है कि वह जो गेंद है वो काली दिखाई देगी। ठीक है। और क्यों काली दिखाई देगी, तो इसका मतलब ये समझिए, ये जो हमारा गेंद है यह हमको लाल रंग का दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये जो गेंद है हमको लाल रंग का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो गेंद जिस मटेरियल का बना हुआ है, यह जो गेंद जो है जिस पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ का गुण यह है कि वह लाल रंग को छोड़कर बाकी सब रंग को क्या कर ले रहा है, अवशोषित कर ले रहा है। वह लाल रंग को छोड़ करके बाकी सब रंग को अवशोषित कर रहा है और लाल रंग को यह अवशोषित नहीं कर पा रहा है और इसलिए लाल रंग हमारी आंखों पर पड़ रहा है। पड़ रहा है। ठीक है। जब खुले में यह गेंद था तो यह इस पर सातों रंग की प्रकाश किरणें आ रही थी और सातों रंग की प्रकाश किरणों में से यह 6 रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा था और लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पा रहा था। ठीक है। और जब जिसको यह अवशोषित नहीं कर पा रहा था उस रंग को हमारी आंखों पर क्या कर दे रहा था, यह रिफ्लेक्ट कर देता था लाल रंग को। यह लाल रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट कर देता था और इसलिए यह जो गेंद है हमको लाल दिखाई देता था।
ठीक, इसका मतलब तो यही हुआ। अब इसको हम, अब देखिए, अब ये जरूर याद रखिए कि इसका गुण क्या है। इसका गुण यह है, यह लाल रंग को अवशोषित नहीं कर पा रहा, बाकी सबको अवशोषित कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसको सात रंगों की प्रकाश मिलती थी। यहाँ पे जब यह खुला में रखा हुआ था तब इसको 7 रंगों की प्रकाश मिलती थी। लेकिन जब हम इसको किसी ऐसे कमरे में रख देंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नीला प्रकाश रहे, सिर्फ और सिर्फ नीला प्रकाश रहेगा। ध्यान रहे, यहाँ पे कोई 7 रंग का प्रकाश नहीं रहना चाहिए, केवल और केवल नीला प्रकाश होना चाहिए। क्वेश्चन में यही है। तो हम किसी ऐसे कमरे में इसको ले जा रहे हैं जहाँ पर केवल और केवल क्या है, नीला प्रकाश है, नीला रंग का प्रकाश है। तो हम इस गेंद को जब हम नीले रंग के प्रकाश की उपस्थिति में ले जाएंगे तो इस गेंद का क्वालिटी क्या था, इस गेंद का जो क्वालिटी यही था, यह लाल रंग को अवशोषित नहीं कर पा रहा है, बाकी सब रंगों को अवशोषित कर पा रहा है। अर्थात यह पीला, हरा, ऑरेंज, बैगनी, नीला सबको अवशोषित कर ले रहा है, केवल लाल को अवशोषित नहीं कर पाया। तो जब ये इसको हम नीले रंग के प्रकाश में उपस्थिति में ले जाएंगे तो यहाँ पे तो इसको सिर्फ नीला प्रकाश मिल रहा है, तो यह नीले रंग को आसानी से क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और जब कोई वस्तु पूरी तरीके से किसी भी रंग को प्रकाश को अवशोषित कर लेगी तो वह वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। हमने आपको इसके पहले ही बता दिया था, ठीक है। इसलिए अगर हम किसी लाल कलर की गेंद को अगर नीले रंग के प्रकाश की उपस्थिति में ले जाएंगे तो हमको काली दिखाई देगी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।